हेलो। जैसे कि कल हमने फॉर्म्ड एलिमेंट पढ़ लिया था, मैंने ये समझाया था कि फॉर्म्ड एलिमेंट में ये सेल कैसे बनती है, ये आज हम समझेंगे। ठीक है। ब्लड सेल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट फॉर्मेशन समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, फॉर्म्ड एलिमेंट कितने परसेंट होते हैं? 45%, जिसमें से आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ठीक है। ये तीनों जो सेल हैं, इनका फॉर्मेशन, ओरिजिन, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, ये सारी, ठीक है, इनकी सारी स्टेजेस, इनका फॉर्मेशन, ओरिजिन, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन क्या कहलाता है? हेमेटोपोइसिस। ठीक है। हम पढ़ेंगे ब्लड सेल फॉर्म्ड एलिमेंट का फॉर्मेशन। फॉर्म्ड एलिमेंट में आता है रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये तीनों का फॉर्मेशन, ओरिजिन, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन क्या कहलाता है? हेमेटोपोइसिस। अब ये मेन टॉपिक नहीं है, इसका फॉर्मेशन देख रहे हैं, लेकिन हमारा टॉपिक क्या बनेगा? हेमेटोपोइसिस। मतलब ऑल ब्लड सेल का फॉर्मेशन, ओरिजिन, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन क्या कहलाएगा? हेमेटोपोइसिस। हिमेट मतलब ये मत समझ लेना कि आरबीसी का फॉर्मेशन, इसमें आरबीसी का भी होगा, डब्ल्यूबीसी का भी होगा, प्लेटलेट का भी होगा। ठीक है। इरिथ्रोपोइसिस भी होगा, ल्यूकोपोइसिस भी होगा और थ्रोम्बोपोइसिस भी होगा। इन सारे फॉर्मेशन की स्टेजेस और ओरिजिन, मैच्योरेशन, फॉर्मेशन ये हम पढ़ेंगे। इनको हम कहते हैं हेमेटोपोइसिस। ठीक है। अब हम नए पेज से स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक हेमेटोपोइसिस। इतना सबको समझ में आया? हेमेटोपोइसिस, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ आप लोग को। प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, फॉर्मेशन भी बोल देंगे, ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। अब ये ब्लड सेल कोई सी सेल से तो बनी होगी, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट आरबीसी आई, आरबीसी से आरबीसी बने जा रही है, बोन मेरो से आरबीसी का डायरेक्ट प्रोडक्शन होते जा रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो सबसे पहले आती है हमारी स्पेशल सेल, जिससे सेल्स का प्रोडक्शन होता है, तो वो होती है स्टेम सेल। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टेम सेल्स होती है, इनसे सारी बोन मेरो में जो स्टेम सेल्स होती हैं, उनसे सारी सेल्स का फॉर्मेशन, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे उसमें फिर आती है हीमोपोएटिक सेल्स। पहले स्टेम सेल, फिर हीमोपोएटिक सेल, जो कि बोन मेरो में। अब बोन मेरो के कौन से? रेड बोन मेरो में प्रेजेंट होती है। रेड मेरो में प्रेजेंट रहती है।
ठीक है, इतना आया। सबसे स्पेशल सेल रहती है स्टेम सेल, ठीक है। स्टेम सेल से ही सारी सेल्स का प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, ओरिजिन होता है। फिर होता है हेमियोपोएटिक सेल, जो कि प्रेजेंट होती है रेड बोन मैरो में, ठीक है। आया इतना समझ में? अब हम पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारी आती है अनकमिटेड, ध्यान से समझना, अनकमिटेड, पूरा चार्ट बन जाएगा ये एक तरीके से। अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं UPHS, ठीक है। UPHC भी आएगा, अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगी ये कमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CPHSC, कमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल। इतना सबको समझ में आया? यहाँ से पूरा हमारा स्टार्ट हो रहा है हेमेटोपोएसिस, ठीक है। पूरी स्टेप बाय स्टेप समझना, ठीक है। उसके बाद ये होती है कमिटेड होके, ये होती है 2 पार्ट में डिवाइड। एक होती है लिम्फोइड स्टेम सेल, एक होती है कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट, ठीक है। ब्लास्टोसाइट नहीं बोलना है तो इसका एक और नाम है इसी के जैसा, हम इसको बोल सकते हैं माइलोइड स्टेम सेल, ठीक है। ब्लास्टोसाइट भी बोलते हैं ये, और माइलोइड स्टेम सेल भी बोलते हैं। तो ये आपको ज़्यादा आसान लगेगा मेरे हिसाब से, लिम्फोइड स्टेम सेल, माइलोइड स्टेम सेल, ठीक है। अब इससे हमारी सारी लिम्फोसाइट वाली सेल बन जाएगी, ठीक है। ये डिवाइड होगी 1, 2 एंड 3, ठीक है। एक होगी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, मतलब CFUE, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? उसके बाद होगी CFUGM, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। एक इससे बन जाएगी हमारी इरिथ्रोसाइट, मतलब RBC। उसके बाद ये बन जाएगी ग्रेन्युलोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट में मैंने बताया था 3 होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, ठीक है। मोनोसाइट से सिर्फ मोनोसाइट बनेगी और इधर लिम्फोसाइट होगी। अब हमारी एक और आती है CFUM, एम मतलब मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट, जिससे बनेगी हमारी प्लेटलेट,
प्लेटलेट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। ये प्लेटलेट का ये क्वेश्चन आ चुका है। प्लेटलेट का प्रिकर्सर सेल्स कौन सी होती है? तो मेगाकैरियोसाइट, मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट सेल। ये आप सभी को दिख रहा है, ठीक है ना? समझ में आ गया। अब हम आज पढ़ेंगे हमारा, सॉरी यार पेन नहीं चल रहा है। आज पढ़ेंगे हम ये इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में, या तो आज ही हम पूरा देख लेंगे हो सकेगा तो, ठीक है? समझ में आ गया आपको इतना? अब हम देखते हैं सबसे पहले इसका फॉर्मेशन का आएगा, इरिथ्रोसाइट का। इरिथ्रोसाइट का देखेंगे, फिर हम ल्यूकोपोइसिस देखेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है सभी को? नहीं आ रहा है तो बता दीजिएगा। अब हम देखेंगे इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट से पहले मैं बता देती हूँ आपको इरिथ्रोसाइट्स की साइल या हीमेटोपोइएटिक सेल्स की जो सेल है किन स्टेजों में फॉर्मेशन होती है, ये मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है? साइट ऑफ हीमेटोपोइसिस, या कोई सी भी हो, अब इसमें इरिथ्रो ल्यूकोपोइसिस हो, जो भी प्रोसेस देखेंगे यही स्टेज जैसे ही, और थ्रोम्बोपोइसिस, ठीक है? सबसे पहले हम स्टेज देखते हैं, साइट ऑफ हीमेटोपोइसिस स्टेजेस। तो फर्स्ट स्टेज होती है इंट्रा यूटेराइन लाइफ, या तो हम इसको इंट्रा यूटेराइन लाइफ बोल सकते हैं, या तो हम इसको बोल सकते हैं मीजोब्लास्टिक स्टेज, ठीक है? अब हम जो स्टार्टिंग का 2 मंथ होते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव हुए को 2 मंथ होते हैं योगसेक को, उसमें आरबीसी की जो स्टेज रहती है वो कहलाती है मीजोब्लास्टिक या इंट्रायूटेराइन लाइफ, ठीक है? तो जब होता है इरिथ्रोपोइसिस, या तो हीमेटोपोइसिस बोल देते हैं, तो ये सबका काम होगा, ठीक है? हीमेटोपोइसिस occurs in most important mesenchymal of yolk cell। कहाँ होती है? फर्स्ट 2 मंथ, जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 2 मंथ में जो बेबी कंसीव होता है, वहाँ जब हीमेटोपोइसिस कहाँ होता है? मेसेनकाइमल ऑफ यॉक सेल में, ठीक है? उस स्टेज को हम बोलते हैं मीजोब्लास्टिक स्टेज। अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में आता है हिपेटिक स्टेज, ठीक है? इंट्रायूटेराइन ऑफ 2 मंथ भी बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं इंट्रायूटेराइन ऑफ 3 to 7 मंथ या 6 मंथ, ठीक है? अब ये होती है जब 2 मंथ हो जाते हैं तो 3 मंथ to 6 मंथ तक
योग सेक रहता है या फिटल रहता है उसका हिमेटोपोइटिक होता है, मतलब अकर इन एज वेल एज कहाँ होगा, स्प्लीन, लिम्फोइड ऑर्गन में होगा, क्योंकि हिपेटिक है तो मेन इसका होगा लीवर में, ठीक है, और इन दोनों में भी होगा, ठीक है। अब आती है हमारी थर्ड और लास्ट स्टेज, ठीक है। इसमें होता है 7 to 9 मंथ, ठीक है। 7 to 9 मंथ में होता है रेड बोन मेरो में, ठीक है। समझ में आया? सभी को समझ में आया? कहाँ पर होता है? रेड बोन मेरो में। अब हम देखेंगे हमारा इरिथ्रोपोइसिस। क्या देखेंगे? और बोन मेरो टॉपिक में आप लोगों को सबको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अब हम देखेंगे इरिथ्रोपोइसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। मेच्योर जो आरबीसी रहेगी उसकी बात कर रहे हैं। ये होती है, इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे इसका शेप, जो कि होता है बाय कॉन्केव डिस्क लाइक, ऐसा, ठीक है। ये पूरा होता है 7.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसके जो बीच की विड्थ होती है वो होती है 1 माइक्रोमीटर। इसकी जो साइड की विड्थ होती है वो होती है 2.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। बाइकॉन्केव सेव होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, 7.2 माइक्रोमीटर साइज होता है, बीच की विड्थ 1 माइक्रोमीटर होती है, साइड की 2.2 होती है, ठीक है। हेल्प करता है आरबीसी, क्या करती है? लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। उसके बाद हेल्प करती है डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन के लिए। उसके बाद अगर हम देखें तो अब हमने सब देख लिया कि डायामीटर कितना होता है, थिकनेस कितनी होती है, सेंटर कितना होता है। इसको क्वेश्चन आएगा डायामीटर, इसका क्वेश्चन आएगा थिकनेस, और इसका क्वेश्चन आएगा सेंटर एरिया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस वर्ड, ठीक है। उसके बाद हम इसका देखेंगे लाइफ स्पेन, जो कि होता है 120 डेज। समझ में आ गया इतना सबको? ये रेड कलर की क्यों दिखाई देती है? आरबीसी रेड कलर की क्यों दिखाई देती है? रेड कलर क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आयरन कंटेनिंग कलरिंग मैटर होता है आरबीसी के अंदर, ठीक है। 95% ड्राई वेट
वेट होता है हीमोग्लोबिन का ड्यू टू HB, ऐसा भी बोल सकते हैं RBC का 95% ड्राई वेट ड्यू टू HB। ठीक है, HB का मोल्यूक्यूलर वेट हमेशा पूछा जाता है, जो कि होता है 68,000। ठीक है, अब मैंने ऑलमोस्ट इसका सारा चीज़ बता दी है। अब हम देखेंगे पूरा इसकी नॉर्मल रेंज। इन मेल 4.5 to 5.5 million per mm³। इन फीमेल 3.5 to 4.5 million per mm³। इन इन्फेंट बच्चों में ज़्यादा होती है, हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा होता है, 6.7 मिलियन पर mm³। इतना सभी को समझ में आया? ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हार्मोन कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इरिथ्रोपोइटिन के लिए हार्मोन कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं RBC के प्रोडक्शन के लिए। तो एक इरिथ्रोपोइटिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हार्मोन होता है जो कि RBC के प्रोडक्शन में काम होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर RBC बढ़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया, और RBC कम होती है तो हम उसमें देखते हैं कि एनीमिया होता है। सभी को समझ में आया? अब हम देखेंगे इसका प्रोडक्शन, इसकी स्टेजेस कैसी कैसी टाइप की होगी। ठीक है, सबको समझ में आया? अभी हमने इसका देख लिया है सब कुछ। इसमें बहुत सारी एबनॉर्मल सेल वगैरह भी होंगे, वो मैं बाद में बताऊँगी। अब हम देखेंगे RBC फॉर्मेशन, स्टेज, जो कि मैंने आपको समझाया था कि हम ये देखेंगे। अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल, फिर कमिटेड देख ली थी, फिर लिम्फोइड में हुआ था, फिर माइलॉइड में हुआ था। माइलॉइड में 3 निकली थी, तो हम ये वाला पार्ट अब इसका समझ रहे हैं, नीचे तक की स्टेज समझ रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, मैं शॉर्ट में लिखूंगी, आप समझते हैं। अनकमिटेड मल्टीपोटेंट हीमोपोएटिक, 2 मिनट, सॉरी, अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल। उसके बाद आती है हमारी कमिटेड प्लूरिपोटेंट मल्टीपोटेंट बोल दिया था मैंने गलती से, प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल, जो कि 2 स्टेज में होती है, माइलॉइड और लिम्फोइड। उसमें हम पढ़ रहे हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट E, इरिथ्रोसाइट। ठीक है, इसकी हमको स्टेज पढ़ना है, 6 स्टेज होगी इसमें। ठीक है, सबसे पहले कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट E से बनता है प्रो इरिथ्रोसाइट। ठीक है, उसके बाद बनता है अर्ली इरिथ्रोसाइट। उसके बाद बनता है इंटरमीडिएट इरिथ्रोसाइट। उसके बाद बनता है लेट
इरिथ्रोसाइट। उसके बाद बनता है रेटिकुलोसाइट। उसके बाद बनता है एक मैच्योर इरिथ्रोसाइट। बहुत इजी है। प्रो, अर्ली, इंटरमीडिएट, लेट, रेटिकुलो, मैच्योर। अब हम इसके देखेंगे साइज। इसका साइज होता है 15 से 20 माइक्रोमीटर। इसका होता है 12 से 15 माइक्रोमीटर। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद इसका होता है 10 to 14 माइक्रोमीटर। ऊपर नीचे मिल सकता है बुक्स में। उसके बाद 8 to 13 माइक्रोमीटर। उसके बाद इसका होता है 8 to 8.2 माइक्रोमीटर। उसके बाद इसका होता है 7 to 7.2 माइक्रोमीटर। ठीक है। अब इनके बहुत सारे, इनमें HB कब सिंथेसाइज होता है, कब क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। और कौन सा है ये अब हम यहाँ देखेंगे। मैं लिख लेती हूँ थोड़ा अच्छे से। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर लार्ज अपीयर होता है। न्यूक्लियर लार्ज अपीयर होता है। ठीक है। उसके बाद आता है, और ये कौन से नेचर का होता है ये भी हम देखेंगे। ये होता है बेसोफिलिक नेचर का, मतलब ये एसिड स्टेन से स्टेन होगा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है। ये होता है, इसमें लार्ज न्यूक्लियाई अपीयर होंगे। और क्रोमेटिन जो होगा वो डिसअपीयर होगा। ये होता है बेसोफिलिक। ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद आता है इंटरमीडिएट। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ा रही हूँ, ये ध्यान से देख लेना। इरिथ्रोब्लास्ट, उसमें होगा हमारा क्या, कंडेंस हो जाएगा। ये सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये पॉलीक्रोमेटिक नेचर का होता है। ठीक है। और इसमें हमको होता है अपीयर, HB अपीयर होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने इसको बहुत रुक के बताया है। पहले ये इसका बताया, उसके बाद ये इसका, इसमें हमको HB अपीयर होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि HB अपीयर कौन सी स्टेज में होता है। अपीयर, ये वर्ड ध्यान रखना। तो वो होता है इंटरमीडिएट में। ठीक है। उसके बाद बोले कि HB सिंथेसाइज स्टार्ट कहाँ से होता है, तो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से स्टार्ट होता है। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, नोट कर लेना, क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमारा आता है लेट इरिथ्रो। इसमें हमारा होगा न्यूक्लियस जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसमें स्टिल प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, धीरे धीरे डिसअपीयर होता है। ठीक है। इसमें हमारा न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, किस स्टेज में न्यूक्लियस डिसअपीयर होता है। और ये कौन से नेचर का होता है, ये होता है एसिडोफिलिक नेचर का।
ठीक है। उसके बाद हमारी आती है मोस्ट रेटिकुलोसाइट, जिसमें बच जाता है RNA प्लस राइबोसोम, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये होता है रेटिकुलर नेचर का। इसके लिए हम करते हैं सुप्रावाइटल स्टेन, इसको हम बोलते हैं इमेच्योर IRBC। कितने क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है, इसमें इंक्रीज दिखेगा हीमोग्लोबिन कंटेंट। उसके बाद हमारा आता है मैच्योर इरिथ्रोसाइट, जो कि होती है एसिडोफिलिक, नॉन न्यूक्लिएटेड, बाइकॉन्केव शेप। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे WBC, ल्यूकोपोइसिस की ये सारी स्टेज। ठीक है, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, लेक्चर बड़ा हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, सभी को समझ में आए तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बार बार।